एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपना लिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने एमएसपी तय करने के तरीके को लेकर सवाल उठाए हैं। क्या किसानों को उनकी पूरी लागत का सही मूल्य मिल रहा है या फिर मौजूदा सिस्टम में कहीं कमी है? इसी अहम मुद्दे पर अब अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। एक बार फिर एमएसपी का C2 फार्मूला चर्चा में है। आगे समझेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। नमस्कार, न्यूज़ पोर्टली के साप्ताहिक एग्री बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगे पिछले हफ्ते की अहम कृषि खबरें, आने वाले सप्ताह के बाजार भाव और मौसम से जुड़ी जरूरी जानकारियाँ। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना न भूलें। अब खबरें विस्तार से देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय करने के लिए C2 फार्मूले को आधार बनाने की मांग की गई है। वर्तमान में एमएसपी केवल प्रत्यक्ष खर्च और पारिवारिक श्रम यानी A2+FL पर आधारित है। याचिका में मांग की गई है कि इसमें जमीन का किराया और पूंजी पर ब्याज यानी C2 भी जोड़ा जाए। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि लागत से कम एमएसपी और केवल गेहूं धान तक सीमित खरीद के कारण किसान गहरे आर्थिक संकट और आत्महत्या की ओर मजबूर हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि राज्यों में जमीन की अलग अलग कीमतों के कारण गणना में व्यवहारिक दिक्कतें आ सकती हैं। साथ ही यह मामला सरकार की आर्थिक नीति में हस्तक्षेप से भी जुड़ा है। यह याचिका महाराष्ट्र के 3 किसानों द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि एमएसपी को कम से कम C2 लागत के आधार पर तय किया जाए। किसानों का कहना है कि उनकी लागत का मूल्य नहीं मिलने के कारण वे आर्थिक संकट में हैं और आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। अब एमएसपी के मसले को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यह विषय भारत की कृषि व्यवस्था और किसानों के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस के बाद एक बार फिर C2 आधारित एमएसपी की बहस को केंद्र में ला दिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह गारंटीड मूल्य है जो सरकार किसानों को उनकी फसल के लिए देती है। यदि बाजार में फसल की कीमतें गिर जाती हैं, तब भी सरकार तय किए गए एमएसपी पर किसानों से अनाज खरीदने के लिए बाध्य होती है। इसका उद्देश्य किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से बचाना और देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वर्तमान में एमएसपी कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP की सिफारिशों पर तय किया जाता है। गणना के मुख्य रूप से 3 फार्मूले चर्चा में रहते हैं। पहला है A2। इसमें केवल वे नकद खर्च शामिल होते हैं जो किसान ने बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई और ईंधन पर खर्च किए हैं। दूसरा है A2+FL। वर्तमान में इसी आधार पर एमएसपी तय होती है। इसमें A2 के साथ पारिवारिक श्रम यानी फैमिली लेबर का अनुमानित मूल्य भी जोड़ा जाता है। तीसरा है C2 यानी कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, जिसकी मांग किसान काफ़ी समय से कर रहे हैं। यह सबसे व्यापक गणना है। इसमें A2+FL के अलावा अपनी जमीन का किराया और खेती में लगी पूंजी पर ब्याज भी शामिल किया जाता है। MS स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश थी कि किसानों को C2+50% मतलब लागत का 1.5 गुना एमएसपी मिलना चाहिए। किसान इसी की मांग कर रहे हैं, जबकि वर्तमान में व्यवस्था केवल A2+FL पर आधारित है। भारत सरकार वर्तमान में 23 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करती है। इसमें 7 अनाज, 5 दालें, 7 तिलहन और 4 नकदी फसलें शामिल हैं, लेकिन जमीन पर स्थिति कुछ अलग नजर आती है। शांता कुमार समिति की रिपोर्ट के अनुसार देश के केवल 6% किसानों को ही वास्तव में एमएसपी का लाभ मिल पाता है। एमएसपी की प्रभावी खरीद मूल्य रूप से गेहूं और धान तक सीमित है। अन्य फसलों जैसे दालें और तिलहन के किसानों को अक्सर मजबूरी में अपनी फसल निजी व्यापारियों को एमएसपी से कम दामों पर बेचनी पड़ती है। यहाँ यह भी समझना होगा कि आखिर किसान
C2 की मांग क्यों कर रहे हैं। डीजल, उर्वरक और बिजली की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, जिससे खेती अब घाटे का सौदा बनती जा रही है। किसान और उससे जुड़े संगठनों का तर्क है कि यदि वह अपनी जमीन पर खेती न करके उसे किराए पर देता तो उससे अच्छी आय होती। लागत न निकलने के कारण किसान कर्ज के जाल में फंस रहे हैं। याचिका में स्पष्ट कहा गया है कि यही आर्थिक तंगी किसानों की आत्महत्या का मुख्य कारण है। किसान चाहते हैं कि एमएसपी केवल एक सरकारी घोषणा न रहे, बल्कि इसे एक कानूनी अधिकार बनाया जाए ताकि कोई भी व्यापारी उससे कम कीमत पर फसल की खरीद न कर सके। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की खंडपीठ ने दो बेहद महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर इशारा किया है। जमीन का किराया और पूंजी की लागत हर राज्य में अलग अलग होती है। जैसे पंजाब और बिहार के जमीन के रेट में भारी अंतर हैं। ऐसे में पूरे देश के लिए एक समान C2 फार्मूले पर गणना जटिल है। कोर्ट आमतौर पर सरकार की आर्थिक नीतियों में दखल देने से बचता है। हालांकि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत किसानों के जीवन के अधिकार की रक्षा करना भी अदालत की प्राथमिकता है। पढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र के किसान इस समय गंभीर आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़े हैं। बाजार में प्याज की गिरती कीमतों और बढ़ती लागत ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। हालत यह है कि मंडियों में मिलने वाला दाम फसल उगाने में लगी लागत का आधा भी नहीं रह गया है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने सरकार से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि 1 क्विंटल प्याज उगाने की लागत अब 2200 रुपये तक पहुंच गई है, जबकि मंडियों में किसानों को मात्र 900 से 1300 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है। सरकारी आंकड़े भी यही बता रहे हैं। पाटिल के अनुसार खरीफ और रबी दोनों फसलों के किसान इस समय भारी घाटा सह रहे हैं। इस संकट के पीछे अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों कारण जिम्मेदार माने जा रहे हैं। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। खाड़ी देशों को होने वाले निर्यात में 55 से 60% तक की भारी गिरावट आई है। महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संघ के अध्यक्ष भारत दिघोले ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि निर्यात पर अचानक प्रतिबंध और न्यूनतम निर्यात मूल्य जैसी शर्तों ने कीमतों को कृत्रिम रूप से नीचे ढकेल दिया है। रही सही कसर बेमौसम बारिश ने पूरी कर दी, जिससे खेतों में खड़ी और तैयार फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। किसान संगठनों ने इस दुर्दशा के लिए केवल सरकार ही नहीं बल्कि विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा किया है। भारत दिघोले ने आरोप लगाया कि महाविकास अघाड़ी के निर्वाचित 31 सांसद भी किसानों की समस्या को संसद में मजबूती से उठाने में विफल रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि राज्य के सभी सांसदों और विधायकों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर दिल्ली में दबाव बनाना चाहिए। फिलहाल महाराष्ट्र का किसान समुदाय सरकार की ओर भारी उम्मीदों से देख रहा है। यदि जल्दी ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसके दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। अगली खबर भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए बेहद चिंताजनक है। रेटिंग एजेंसी ICRA ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारतीय कृषि क्षेत्र को लेकर चिंता जताई है। रिपोर्ट के अनुसार कमजोर मानसून की आशंका, अल नीनो का प्रभाव और वैश्विक भू राजनीतिक तनाव आने वाले समय में खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने दक्षिण पश्चिम मानसून की लंबी अवधि के औसत का 92% रहने का अनुमान लगाया है, जो पिछले 2 दशकों में सबसे कम है। जून से अगस्त के बीच अल नीनो की 62% संभावना जताई गई है, जिससे बारिश में और कमी आ सकती है और फसलों की पैदावार भी प्रभावित हो सकती है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण खाद और कच्चे माल की वैश्विक सप्लाई चेन भी प्रभावित हुई है, जिससे खरीफ सीजन के लिए उर्वरकों की कमी का जोखिम बढ़ गया है। इन प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण खाद्य कीमतों में उछाल आ सकता है, जिससे खाद्य मुद्रास्फीति 4.5% के स्तर से ऊपर रहने की संभावना है। हालांकि देश के जलाशयों में पानी का स्तर पिछले सालों की तुलना में बेहतर है, जो कुछ हद तक राहत दे सकता है। अब राज्यों से जुड़ी कुछ खबरें देखते हैं।
हरियाणा में बेमौसम बारिश से गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित होने के बीच केंद्र सरकार ने किसानों को राहत दी है। रबी विपणन सत्र 2026-27 के लिए गेहूं खरीद नियमों में ढील दी गई है। राज्य सरकार की मांग पर केंद्र ने पूरे हरियाणा में एक समान छूट लागू की है। अब लस्टर लॉस यानी चमक में कमी की सीमा 70% तक बढ़ा दी गई है, जबकि सुकड़े और टूटे दानों की सीमा 6 से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। हालांकि क्षतिग्रस्त दानों की अधिकतम सीमा 6% रखी गई है ताकि गुणवत्ता बनी रहे। इस फैसले से बारिश से प्रभावित किसानों को अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद के लिए किया गया सैटेलाइट सर्वे अब किसानों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। सर्वे में हुई गड़बड़ी से पंजीयन डेटा गलत दर्ज हो गया, कहीं फसल बदल गई तो कहीं रकबा। इसका असर यह हुआ कि करीब 3 लाख किसान पंजीयन प्रक्रिया में फंस गए हैं। कई किसानों को मंडी में स्लॉट नहीं मिल रहा है, जिससे वे गेहूं बेच ही नहीं पा रहे हैं। मजबूरन किसान मंडियों की बजाय तहसील दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। देरी से खरीद प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है और किसानों को आर्थिक नुकसान का खतरा बढ़ गया है। तकनीक से पारदर्शिता लाने की कोशिश फिलहाल जमीनी स्तर पर उल्टी पड़ती दिख रही है। जिन खेतों में किसानों ने गेहूं का पंजीयन कराया है, सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर उसे चना, सरसों और धनिया बताकर बिक्री का स्लॉट आवंटित नहीं किया जा रहा। अकेले विदिशा जिले में ही 51,600 किसानों को उपज बेचने से रोक दिया गया। अब राजस्व विभाग ने इसकी जमीनी पड़ताल कराई तो कई ऐसे खेतों में गेहूं की फसल के डंठल मिले हैं। नई फसल की आवक बढ़ने से देश में मक्का की कीमतों पर दबाव और बढ़ गया है, जबकि दूसरी तरफ खाद्य तेल को सपोर्ट मिलता दिख रहा है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक मंडियों में नई मक्का फसल की सप्लाई तेजी से बढ़ी है, जिससे बाजार में ओवर सप्लाई की स्थिति बन गई है और कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। व्यापारियों का मानना है कि जब तक नई फसल की आवक जारी रहेगी, तब तक कीमतों में बड़ी तेजी की संभावना कम है। वहीं खाद्य तेल के मोर्चे पर स्थिति उल्टी है। खाद्य तेल के आयात में 9% से ज़्यादा की गिरावट आई है और खासकर पाम ऑयल का आयात करीब 19% तक घटा है। इससे घरेलू बाजार को सपोर्ट मिल रहा है और कीमतों में मजबूती बनी हुई है। दिल्ली की लॉरेंस रोड मंडी जैसे प्रमुख बाजारों में फिलहाल मिला-जुला रुख देखने को मिल रहा है। गेहूं और दालों में स्थिरता, जबकि मक्का दबाव में है और सरसों में हल्की मांग अभी भी बनी हुई है। जानकारों के मुताबिक आने वाले हफ्ते में बाजार की दिशा नई फसल की आवक, एक्सपोर्ट डिमांड और ग्लोबल कीमतों पर निर्भर करेगी। ये जानकारी हम आप तक खबर और सूचनाओं के आधार पर लेकर आते हैं। ऐसे में न्यूज़ पोर्टल इसकी गारंटी नहीं लेता। खरीदी और बेचने का फैसला आप अपने विवेक से लें। अब मौसम का हाल देखते हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह भारत के अधिकांश हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में प्री मानसून बारिश से राहत भी मिल सकती है। उत्तर पश्चिम भारत के राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में शुष्क मौसम बना रह सकता है। 19-20 अप्रैल के बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। राजस्थान के पश्चिमी जिलों जैसलमेर, बाड़मेर और दक्षिण पश्चिम हरियाणा में सप्ताह के अंत तक लू चलने की संभावना है। गेहूं की कटाई और मड़ाई के लिए मौसम बिल्कुल अनुकूल है। मध्य और पूर्वी भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में लू का सबसे ज़्यादा असर देखा जा सकता है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों में 20 अप्रैल से भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों का पारा 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच तक जा सकता है। दक्षिण भारत की बात करें तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में प्री मानसून गतिविधियां सक्रिय रहेंगी। केरल और आंतरिक कर्नाटक में 21 से 23 अप्रैल के दौरान हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटें पड़ने की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण 20 अप्रैल के आसपास ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी और निचले इलाकों में छिटपुट बारिश हो सकती है। जिन किसानों ने जायद की फसलें जैसे मूंग, उड़द या सब्जियां बोई हैं, वे मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए शाम के समय हल्की सिंचाई करें। बढ़ते तापमान को देखते हुए पशुओं को छायादार स्थानों पर रखें और पानी की पर्याप्त व्यवस्था करें। इस बार के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप अगर इस बुलेटिन में कोई बदलाव चाहते हैं या आपके पास कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।